नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने जो लास्ट वीक के हमारे कौन बनेगा सिविल सर्वेंट के क्वेश्चंस थे उनको रिवाइज कर लिया होगा और आपकी तैयारी भी अप टू डेट होगी, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी का प्रीलिम्स अब चंद ही दिनों में आने वाला है और डेली हमें 10 से 15 मिनट अगर दे करके हमारी तैयारी पुख्ता हो सकती है तो क्यों ना ये स्टेप उठाया जाए। ठीक है, तो चलिए इस हफ्ते का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में मंडे है आज और आने वाले टाइम में और क्या क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements given below is are correct? Number 1, the Mercalli scale measures the intensity of the earthquake shock. Number 2, the intensity scale takes into account the visible damage caused by the event. Select the correct answer using the codes given below. आपके options हैं A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिखकर लॉक करें। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं ए लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, बी मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप, सी अमिनी आइलैंड एंड द कैनानोर आइलैंड या फिर डी नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द SSLV project? Statement 1, the SSLV यानी Small State Launch Vehicle project of ISRO was launched in 1960s with the support of the Soviet Union. Number 2, it is intended to cater to the commercial market for the launch of small satellites into low Earth orbit. आपके options हैं A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न ये रहा। द अमेरिका कंपीट्स एक्ट ऑफ 2022 इज लाइकली टू बेनिफिट इंडिया बिकॉज। रीजंस या फिर ऑप्शंस कह लीजिए। A, it offers India a military role in the Indian Ocean to counterbalance China. B, it extends American technology support for developing EV batteries in India. C, it proposes to open up new vistas for talented individuals from across the world with a new startup visa. या फिर D, it assures climate finance to countries like India to invest in renewable energy। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP by 42nd amendment to the constitution? Options हैं A, equal pay for equal work for both men and women, B, participation of workers in the management of industries, C, right to work, education and public assistance या फिर D, securing living wage and human conditions of work to workers। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त।
चलिए देखते हैं क्या होंगे सॉल्यूशंस आज के क्वेश्चंस के। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें दो स्टेटमेंट दिए थे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके लिए उठाया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे जो है पहले एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है मर्कली स्केल की, मर्कली स्केल मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, राइट। और इंटेंसिटी स्केल जो है वो अकाउंट में लेती है द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट, राइट। अब देखिए होगा ये कि आप लोगों ने पढ़ा होगा हमेशा से रिचर स्केल, राइट, कि रिचर स्केल होता है। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ही गलत कर दोगे, आप कहोगे कि नहीं दोनों का दोनों गलत है क्योंकि हमने तो रिचर स्केल पढ़ा है। बट एक्चुअली में देखिए क्या है कि अर्थक्वेक के जो इवेंट्स है ना वो दो तरीके से होते हैं, दो आधार पर देखे जाते हैं। पहला होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा होता है इंटेंसिटी। इन दो आधारों के मुताबिक, इन दो पैरामीटर्स पर जो है अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का जो स्केल है इसे हम जानते हैं रिचर स्केल के नाम से, राइट, जो कि हर किसी को मालूम होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज की जाती है उसे कहा जाता है मर्कली स्केल, ठीक है। मर्कली जो है ये एक इटालियन सीस्मोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था। और चार्ल्स रिचर जो है उनके नाम पर रखा गया था रिचर स्केल का जो नाम है, ठीक है। तो ये जो दो आधार है इन पर होता है, इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहां पर ये सही है। और इंटेंसिटी का मतलब भी यही होता है कि कितना विजिबल डैमेज हुआ। तो यहां पर हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्यों करेक्ट है, देखिए मैग्नीट्यूड स्केल जो है उसे हम कहते हैं रिचर स्केल, राइट, लेकिन जो इंटेंसिटी स्केल है उसका नाम दिया गया है मर्कली के नाम पे, यानी मर्कली स्केल के नाम से, ठीक है। तो ये था। और जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो यहां दिया हुआ है कि इंटेंसिटी जो विजिबल डैमेज कॉज करती है उसको बताती है, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको भारत के नक्शे की जानकारी भली भांति होनी चाहिए, बहुत अच्छे प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ चैनल्स हैं जैसे 10 डिग्री, ओके, 11 डिग्री, ये जो है ये चैनल्स काफी इंपॉर्टेंट चैनल्स माने जाते हैं इंडिया के मैप को देखते हुए। तो वही पूछा गया कि जो 11 डिग्री चैनल है बेसिकली ये किसे किसे सेपरेट करता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर सी होना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि 11 डिग्री चैनल जो है वो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है हमारे कोरल डिपॉजिट से जो बने हुए हैं उनके द्वारा इनहिबिटेड हैं, उनके उस पर जो है, और अमिनी आइलैंड और कैनामोर आइलैंड के नाम से वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। सॉल्यूशन यहां दिया है, करेक्ट है हमारा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो एसएसएलवी प्रोजेक्ट पर है। और मैं आपको बता दूं एसएसएलवी प्रोजेक्ट को अभी हमने कुछ ही दिन पहले करंट अफेयर्स में लास्ट वीक में बहुत अच्छे से कवर अप किया है, तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो हमारा आंसर है बेसिकली एसएसएलवी का, यहां पर हमारा आंसर होगा 2 ओनली। देखो पहला जो स्टेटमेंट दिया है एसएसएलवी के लिए ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट ऑफ इसरो है जिसे लॉन्च किया गया था 1960s में, ठीक है, बाय द सपोर्ट ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। जबकि जो एसएसएलवी है ये प्रोजेक्ट ऑफ इसरो तो है, ठीक है, और इसका जो लॉन्च है फ्लाइट ऑफ एसएसएलवी जो था बेसिकली इसको स्केड्यूल किया गया था जुलाई 2019 के लिए, लेकिन ये डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसका कि इट इज इंटेंडेड टू केटर टू द कमर्शियल मार्केट फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट्स, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यही मेन जो इसका मुद्दा है, जो ऑब्जेक्टिव है वो यही मेन ऑब्जेक्टिव है भी इसका, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमें आंसर देती हैं, करेक्ट आंसर इज बी,
ओके, सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मैंने समझाया है वही चीज यहां पर लिखी हुई है। देखिए, जुलाई 2019 में ये प्रोजेक्ट होना था, बट ये कोविड की वजह से डीले हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली ये है अमेरिका कंपीट्स एक्ट के तहत, ये भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप इसको आंसर भी बता सकते हैं, क्योंकि इसे भी हमने कवर किया था। यहां पर जो हमारा आंसर है, इसका जो बेनिफिट पूछ रहा है भारत के लिए, वो होगा सी, बिकॉज अमेरिका जो कंपीट एक्ट है 2022 का, वो यही प्रपोज करता है कि नए विस्टाज ओपन अप होने चाहिए फॉर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि न्यू स्टार्टअप वीजा के साथ। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर इसका सी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसके बारे में दिया हुआ है कंपीट्स एक्ट ऑफ 2022 के बारे में, जो कि प्रपोज करता है फॉर न्यू विस्टाज फॉर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड विद न्यू स्टार्टअप वीजा। ठीक है, और ये इसका मतलब है कि यूएस में इंडियन टैलेंट के लिए और ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली डीपीएसपी से है। डीपीएसपी जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है किसका, यूपीएससी का। अक्सर क्वेश्चन, इनफैक्ट हर साल क्वेश्चन एक ना कोई एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, कई बार ज्यादा भी मिल जाते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी हुई थी, ये डायरेक्ट ये पूछ रहा है। इसके लिए आपको पॉलिटी का जो है अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा खासा तो नहीं, बट हाँ बिल्कुल अगर बिगिनर ज्ञान भी है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 42nd, 44, 73 ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं बेसिकली, पहला बोल रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। जहां तक मुझे याद है ये जो क्लॉज है ये है स्टेटेड इन आर्टिकल 39 में। ठीक है, दूसरा जो है राइट टू वर्क, एडुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, अगर हम इसकी बात करें राइट टू वर्क वाला, तो ये है आर्टिकल 41 में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस वाला, ये है आर्टिकल 43 में। और एक छूट गया यहां पर, सेकेंड वाला, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये है हमारा आर्टिकल नॉट इन आर्टिकल बट इन अमेंडमेंट 42 के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, और ये स्टेटेड है कहां पर, ये स्टेटेड है हमारा आर्टिकल 43A में। ओके, तो देखिए आर्टिकल 39A जो है वो प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस। आर्टिकल 48 जो है वो बताता है अबाउट द प्रिंसिपल्स टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट। ठीक है, और वहीं 43 जो है वो बताता है राइट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और इसे लाया गया था डीपीएसपी में 42nd अमेंडमेंट के तहत इसे डाला गया था। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, बी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इनको स्टेट कर दिया। इनके आर्टिकल्स भी एक बार जो है पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि कौन से आर्टिकल का ये पार्ट है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस दोस्तों। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और आपके ज्यादा से ज्यादा सही भी होंगे। अपना स्कोर स्ट्रीक हमें जरूर बताएं और कौन सा एरिया है जहां गलतियां हुई हैं वो भी जरूर पॉइंट आउट करिएगा। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली #CD रिचुअल्स पर। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.